जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेजर कलसी के यूट्यूब चैनल में। तो एक हफ्ते के इंतजार के बाद आज हम लोग लेके आए हैं वापस से हमारा वीकली करंट अफेयर्स। आज के इस वीडियो में 2 से 3 खास टॉपिक हम उठाने वाले हैं जो लास्ट के वीक से रिलेटेड हैं, सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए, खासतौर पे हमारे एनडीए के एग्जामिनेशंस जो आने वाले हैं, सीडीएस है, सीएपीएफ है और जितने एसएसबी लाइन से लगी हुई है। दीज टॉपिक्स आर मेजर टॉपिक जो आपके काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रिगार्डिंग द डिफेंस स्ट्रेटजीज और बाकी सारी टॉपिक्स में भी। ये आपके जीडी में, इलेक्टोरेट में, एसएसबी में काफी हेल्प करने वाला है। इन योर इंटरव्यू एज वेल द वेरियस क्वेश्चन आर आस्क्ड रिगार्डिंग दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स। आपके सीडीएस में, सीएपीएफ में, आपके एनडीए में, सारे में डायरेक्टली क्वेश्चन इसके टॉपिक से आ जाते हैं बिकॉज इन द रिसेंट टाइम्स वी हैव सीन कि यूपीएससी डायरेक्टली आपसे करंट अफेयर नहीं पूछता है, वो उसके बैकग्राउंड चेक के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मांगता है। So we'll be discussing about few major important issues जो लास्ट के एक वीक में हुए हैं, जो आपके एसएसबी में और बाकी रिटन एग्जामिनेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। The first news is related to ASEAN. Now ASEAN is a topic जो कई बार हमारे जीडी में, लेक्चरेट में आ चुका है और कई सालों से आता जा रहा है। It is like forever green kind of topic. So it is very important regarding written test as well. ASEAN means Association of Southeast Asian Nations. इंडिया ने डिस्कशन स्टार्ट किया विद द 10 नेशन ब्लॉक एशियन, ताकि हमारे डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट्स उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। नाउ द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होता है दैट इज कि अगर दो कंट्री के बीच में या कई ग्रुप के बीच में अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, दैट मींस अगर उनके बीच में कोई ट्रेड होता है तो उसमें कोई कस्टम ड्यूटी या फिर एक्स्ट्रा टैक्सेस को इंपोज नहीं किया जाएगा, तो टू इंप्रूव द लिक्विडिटी फ्लो ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। Now, free trade agreement, it is a pact between 2 or more nations to reduce the barriers to import and export among them. Under a free trade policy, goods and services can be brought and sold across international borders with little or no government tariffs, quotas, subsidies or prohibition to inhibit their exchange. फ्री ट्रेड पॉलिसी में ये होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, इस पे ध्यान देना कि सिर्फ हमारे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स का नहीं हो रहा है, इट इज आल्सो रिगार्डिंग सर्विसेज लाइक टेलीकॉम सर्विस हो गई, आईटी डिपार्टमेंट हो गया, इन सब के बीच में भी एक्सचेंज होगा, वो काफी कम टैरिफ और टैक्सेस के बाद होगा। तो द कांसेप्ट ऑफ फ्री ट्रेड इज अपोजिट टू द ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म एंड इकोनॉमिक आइसोलेशनिज्म। इकोनॉमिक आइसोलेशनिज्म मतलब कि आप सारे ट्रेड अपने पास रखो और अपने अंदर में ही ट्रेड रखो और टैक्सेस को काफी बढ़ा दो। लाइक इफ यू वांट टू डू अ ट्रेड विद मी, यू विल हैव टू पे हेफ्टी अमाउंट ऑफ टैक्सेस। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो मतलब यू आर अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एशियान क्या है? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ दैट आई टॉक्ड अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ एनी न्यूज़। तो दिस इज द बैकग्राउंड, एशियान एक्चुअल में है क्या, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, why this is important for the world strategic and defensive involvement, because कोई भी पैक्ट अगर हमारा नेशन किसी से करता है, it is not just for one way, एक ही डायमेंशन को लेके हम नहीं चल रहे, it's like multi dimensional plan always। और हमारी फॉरेन पॉलिसी काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है रिगार्डिंग दिस। सो लेट अस नो अबाउट व्हाट इज एशियन फर्स्ट। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट चाइना एशियन नेशंस is a regional organization which has established to promote political and social stability amid rising tensions among the एशिया पैसिफिक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स। तो हमारे जितने भी एशिया पैसिफिक थे, द मोटो ऑफ एशियन इज ऑलवेज, रिमेंबर दिस, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है रिगार्डिंग दिस, दैट व्हाट इज द मोटो ऑफ द एशियन, वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। एंड द एशियन सेक्रेटरीट इज इन इंडोनेशिया, जकार्ता। जेनेसिस क्या थी इसके? established in 1967 with the signing of the ASEAN Declaration. बैंकॉक में डिक्लेरेशन साइन हो, that's why it is also known as Bangkok Declaration by its founding fathers. The founding fathers of ASEAN are Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand. ये 5 नेशन जो आपके हैं, they are considered as the founding fathers of the Asian nation. ये 5 नेशन आपके इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। Always keep this in mind. The other 10 members are Brunei, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, द फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ये पूरा जो ग्रुप है, अब टोटल इसमें 10 लोग हो चुके हैं। सो दीज आर द नेम ऑफ द 10 कंट्रीज। इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ एशियन, ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। इंडिया इज मेकिंग अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द एशियन कंट्रीज। इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ एशियन, इस चीजों को दिमाग में रखना था। अगर आपके सामने ऑप्शन किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ एशियन, तो ऑप्शन सपोज आपके सामने ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया एंड इंडिया, तो कौन सी कंट्री पार्ट नहीं है? दैट इज इंडिया। तो हमेशा दिमाग में सिर्फ एक पॉइंट अगर आपने सुना लाइक इंडिया साइनिंग अ पैक्ट विद एशियन, तो आपके दिमाग में आएगा मे बी इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एशियन, तो आप आंसर गलत टिक करके वहां पे आ सकते हैं। सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि कौन सा पैक्ट किस ग्रुप के साथ हो रहा है, इस ग्रुप में मेंबर्स कितने हैं। इंडिया उसमें
शामिल है कि नहीं और क्या इंडिया का रोल प्ले करता है उसके साथ कंट्रीब्यूशन करने में। सिग्निफिकेंस ऑफ एशियन फॉर द इंडिया, दैट वाज टॉकिंग अबाउट इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ एग्रेसिव मूव्स बाय चाइना इंक्लूडिंग द लद्दाख स्टैंड ऑफ, India placed ASEAN at the center of India's Act East policy and held that a cohesive and responsive ASEAN is essential for security and growth for all in the region. ASEAN is necessary for the success of security and growth for all in the region. Sagar Vision. The region is significant for diversification and resilience of supply chains for post-COVID-19 economic recovery, and it is India's fourth largest trading partner with about $86.9 billion trade. So देखिए अब यहाँ पे जैसे मानो था कि कोई भी ट्रीटी अगर होती है, इट इज नॉट ओनली वन डायमेंशनल ट्रीटी, कई मल्टी डायमेंशनल, यू कैन सी द मल्टी डायमेंशनल। द फर्स्ट इज स्ट्रेटेजिक। पहली स्ट्रेटेजिक क्यों है? बिकॉज चाइना का जो इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस है रिगार्डिंग आवर सराउंडिंग नेशंस, उसको कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए इंडिया नीड्स टू टेक सच काइंड ऑफ स्टेप कि आसपास की जो छोटी कंट्रीज ही भले ही हैं बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड एवरीथिंग। अगर कहीं ना कहीं चाइना का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर आएगा तो इंडिया को काफी ज्यादा डायरेक्शन में अपनी आर्मी को या फिर नेवी को रिक्रूट करना पड़ेगा टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटी ऑफ चाइना। सो दैट्स व्हाई द गेनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ दीज नेशन, इन सारी कंट्रीज का कॉन्फिडेंस और इन सब का सहयोग पाना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है टू काउंटर द चाइनास इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस इन आवर रीजन। तो ये स्ट्रेटेजी क्या है? दूसरा सही वही है, सिक्योरिटी ग्रोथ एंड हमारा सागर विजन जो है कि सिक्योरिटी ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन, सर्व देश वाले जो हमारी चीजें सब लोग को लेके साथ में चलना है, वसुधैव कुटुंबकम वाली जो बात है वो हमारा सागर विजन है कि सबके सिक्योरिटी और सबका ग्रोथ हमें देख के चलना है। दैट्स व्हाई द सागर विजन को भी ये काफी ज्यादा सपोर्ट करता है। नेक्स्ट हमारे कोविड के लिए डाइवर्सिफिकेशन, रेजिलिएंस, सप्लाई चेन, हमारे हेल्थ की भी जो बात है, कोविड-19 रिकवरी, इकोनॉमिक रिकवरी, हेल्थ एंड इकोनॉमिक बोथ की रिकवरी की बात हो रही है। लाइक कोविड-19 के बाद से इकोनॉमिक बैकड्रॉप काफी नेशंस को काफी ज्यादा हुआ है इंक्लूडिंग इंडिया। तो समवेयर दीस कंट्रीज विल बी हेल्पफुल फॉर बोथ, बाइपोलर काइंड ऑफ थिंग चलेगा, हम उनकी हेल्प करेंगे, वो हमारे म्यूचुअल एग्रीमेंट्स विल बी देयर। इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। अगर सब कंट्रीज को मिलाया जाए, एशियन के सारी कंट्रीज, आपके 10 कंट्रीज हैं, उनको जोड़ने के बाद फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स में काउंट होते हैं विद द यूएस dollar of 86.9 billion in trade. So that is a very huge number. The same content has been provided in the Hindi language. हिंदी में भी same content आपको PDF में provide किया जा रहा है. Now this is important because PDF is very important for you. You will be getting very these information, इसके साथ साथ बाकी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मैंने ऐड करी इन द पीडीएफ। गो टू द वेबसाइट ऑफ मेजर कलसी क्लासेस, वहां पे आपको जाना है डाउनलोड सेक्शन में, देयर यू विल फाइंड अ वीकली करंट अफेयर्स सेक्शन। यू कैन डाउनलोड योर पीडीएफ फ्रॉम दैट सेक्शन। इट कंटेन्स ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूज कवर्ड इन द लास्ट 1 वीक, जो इसमें कवर होंगी वो, और उसके अलावा भी काफी बोनस न्यूज आपके लिए दी गई हैं। दे आर आल्सो इंपॉर्टेंट विद द पर्सपेक्टिव ऑफ आवर एग्जामिनेशन। सो डेफिनेटली गो टू द पीडीएफ। द नेक्स्ट न्यूज इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। Amid the row of the overwearing hijab in the schools and colleges, the Union Minister and the BJP leader Giriraj Singh have said the Uniform Civil Code is the need of the hour and it should be discussed both in the Parliament and the society. Now, last week also I discussed about the Uniform Civil Code. मैंने आपको बोला था कि Uniform Civil Code को लेके काफी बहसें होने वाली हैं आगे जाके भी. So that's why आपके सामने वो न्यूज आ चुका है। गिरिराज सिंह जो है हमारी यूनियन मिनिस्टर, बीजेपी के काफी प्रोमिनेंट लीडर, उन्होंने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज द नीड ऑफ द आवर और इट शुड बी डिस्कस बोथ इन द पार्लियामेंट एंड इन द सोसाइटी। अब इसके काफी क्रिटिक्स हैं, फॉर एंड अगेंस्ट में काफी चीजें जाती है। लाइक अगर हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के बाद से हमारे पर्सनल लॉज को हटा दिया जाएगा। द पर्सनल लॉज दैट इज आवर हिंदू लॉज एंड द मोहम्मदन लॉज। हिंदू लॉज में आपके सिख लॉज वगैरह भी थोड़े अलग हो जाते हैं। सो अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स पे, उनके फंडामेंटल राइट्स जो हमारा है रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम टू एक्सप्रेस, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, उन कई चीजों पे हम कहीं ना कहीं हैम्पर कर सकते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स पे भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी, बिकॉज हमारे जो पर्सनल लॉज है वो हमारे रिलीजन को, हमारे सेक्युलर राइट्स को अलग करते हैं विद द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आ रही है कि यूनिफॉर्मिटी में भी डाइवर्सिटी है। अगर फिर टॉक अबाउट द ओनली स्टेट दैट इज जिनमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा है, जो हमेशा पहला एग्जांपल दिया जाता है रिगार्डिंग द गोवा स्टेट। गोवा स्टेट के यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी यूनिफॉर्मिटी के अंदर भी डाइवर्सिटी है। लाइक वहां पे कैथोलिक्स के लिए अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है, नॉन कैथोलिक्स के लिए आपके अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है रिगार्डिंग मैरिज एंड पर्सनल लॉस। तो ये काफी दिक्कतें, वहां पे भी प्रॉपर्ली यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। तो अगर उसके बैकड्रॉप में देखा जाएगा तो हमारे इंडिया में काफी डाइवर्सिटी है। सो उसके हिसाब से अलग अलग पर्सनल लॉ ऑलरेडी बने हुए हैं।
सो फुल स्पिरिट के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करना फॉर इंडिया अकॉर्डिंग टू मी नॉट येट पॉसिबल। हाँ, काफी रिफॉर्म्स अगर लाए जाएंगे देन इट मे बी पॉसिबल। What is the issue? The hijab rule started in the now this issue is a little bit political and diplomatic issue, तो ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं आएगा, बट हाँ if you are looking for defense entries तो आपको आगे जाके definitely you will have to face the SSB, और if you are from the CAPF then आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा इन द पैनल डिस्कशन, पैनल इंटरव्यू। आपसे क्वेश्चंस डायरेक्टली करंट अफेयर से पूछे जा सकते हैं that what is your opinion regarding this issue। तो फिर वहां पे आपको रिलीजियस सेंटिमेंट्स नहीं बताने, वहां पे आपको इमोशनल होकर कोई चीज का आंसर नहीं करना। यू शुड नो द फैक्ट्स कि कौन से फंडामेंटल राइट कहां पे किस तरीके से हैम्पर हो रहे हैं, क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात वहां से उठी है, क्या रिलेशन है उन दोनों के बीच। यू शुड हैव अ प्रॉपर एनालिसिस ऑफ दिस न्यूज। सो हिजाब वाज स्टार्टेड इन द December and when a few students started coming to a government pre-university college in Udupi wearing hijab to protest against it, some of the Hindu students turned up wearing saffron scarves। तो ये एक काइंड ऑफ रिबेलियन चल गया। इट शुड नॉट बी सपोर्टेड, शुड नॉट बी कवर्ड इन डिटेल, दैट्स व्हाई आई एम आल्सो नॉट कवरिंग। आई डू नॉट सपोर्ट दिस काइंड ऑफ communalism is happening in our country, but yes it is an issue। we cannot turn a blind eye to it कि हम उसको देखेंगे नहीं तो चीजें हो नहीं रही, because it is a issue। अभी भी इंडिया में प्रोग्रेस करने के बाद भी हिंदू मुस्लिम एंड रिलीजियस सेंटिमेंट्स एंड कास्ट सिस्टम की बातें अक्सर देखी जा रही है कि उठ जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़े सेंटिमेंट्स पे हर्ट होते हैं। दैट समवेयर in the progressing in the developing India there is a hidden desire inside of us कि हमारा रिलीजन दूसरों से बेहतर है। so we should always focus on that in the secular spirit। Whereas the founder of the constitution in the article 44 in the part 4 dealing with the direct DPSPs had hoped and expected the state shall endeavor to secure all the citizens of the uniform civil code throughout the territories of India। till no date no action has been taken on this regard। तो बैकग्राउंड आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन द स्टेट पॉलिसी क्या है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। रिगार्डिंग द पार्ट 4, पार्ट 3 इज द फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 वाज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी हमारे कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं होते। यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट कि आप कोर्ट चले जाओ कि हाँ हमारे डीपीएसपी का हनन हुआ है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये सिर्फ डायरेक्शंस दिए गए हैं हमारी गवर्नमेंट को उस टाइम के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हिसाब से कि आपको इन्हीं डायरेक्शंस को फॉलो करके आगे अपनी गवर्नमेंट का काम चलाना है। देन ऑल्सो अगर आपके पास रिसोर्सेस है एंड टाइम है, देन आपको जैसे ही इजी पड़े देन यू हैव टू इन लोग को डीपीएसपी से उठा के आपको फंडामेंटल राइट में लेके आना है। कई बार ऐसा हुआ भी है, लाइक राइट टू एजुकेशन हैज बीन मेड द फंडामेंटल राइट। तो कई आपके फंडामेंटल राइट्स बन चुके हैं, बट काफी ऐसे हैं जिस पर डिमांड अब चल रही है कि आर्टिकल 44 में बात है डीपीएसपी के अंदर कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड अब स्टेट की जिम्मेदारी है कि लेके आ जाए, बट स्टिल इस पर कोई एक्शन अभी तक लिया नहीं गया रिगार्डिंग स्टेट। इट मे बी द पॉलिटिकल इशू एज वेल कि अगर आप सबके पर्सनल लॉस हटा देंगे देन आपका वोट बैंक तुरंत खत्म हो जाने वाला है। सो दैट्स व्हाई दैट इज आल्सो फियर ऑफ द गवर्नमेंट कि आप किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को टच नहीं करते। यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? जेनेरिक सेट ऑफ गवर्निंग लॉज फॉर एवरी सिटीजन विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ऑफ द रिलीजन। कि रिलीजन को बिना ध्यान में रखे हुए आप कैसे नए लॉज को जनरेट कर सकते हैं। लाइक कि किसी भी रिलीजन, जैसा मैंने बताया कि हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, आपका मोहम्मदन लॉ हो गया, तो रिलीजन स्पेसिफिक है वो, तो रिलीजन को बिना ध्यान में रखे हुए जेनेरिक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन अगर आप निकालोगे दैट विल बी कंसीडर्ड एज यूनिफॉर्म सिविल कोड। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कहां पे क्या चीजें, एवरीथिंग इज मेंशन्ड। A secular republic needs a common law because हमारे preamble में लिखा है socialist democratic republic, such kind of words have been used। तो अगर secular word has been used in our preamble तो कहीं ना कहीं इसकी spirit को हम with a different kind of set of personal laws उसके spirit को हम लोग hamper करते हैं। तो definitely this is an issue if we are talking about the basic structure of the constitution as well। Secularism cannot contradict the plurality prevalent in the country. The cultural diversity cannot be compromised to the extent that our urge to uniformity itself becomes a reason for threat to the territorial integrity of the nation। मतलब वही बात है कि यूनिफॉर्मिटी की बात करें, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी कहीं ना कहीं उससे हैम्पर होगी। तो अगर पर्सनल लॉस किसी के हटाए जा रहे हैं विद जस्ट अ डिसीजन तो कहीं ना कहीं उनके सेंटिमेंट्स काफी ज्यादा हर्ट होंगे और फिर वो एक रिबेलियन में एक टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन पे हार्म आ सकता है कि वो सड़कों पे आ जाएंगे, फिर वहां पे सिक्योरिटी इश्यूज काफी बढ़ सकते हैं। यूनिफॉर्मिटी लाने के चक्कर में वी मे क्रिएट द डाइवर्सिटी इन द सोसाइटी इटसेल्फ। सो ये डर बैठा हुआ है हर सोसाइटी, हर गवर्नमेंट के पास। तो उसके बारे में आप हिंदी पीडीएफ में डेफिनेटली पढ़ें। सो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज रिगार्डिंग योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, क्योंकि बैकड्रॉप इनका बहुत जरूरी था आपके लिए क्लियर करने का। रेस्ट ऑफ द न्यूज हैव बीन कवर्ड इन द पीडीएफ फॉर्म इटसेल्फ, सो डेफिनेटली गो थ्रू दैट न्यूज
एंड इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके कमेंट के सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। और बाकी न्यूज को आप डेफिनेटली डाउनलोड करें फ्रॉम आवर वेबसाइट। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।